हाँ जी बच्चों, आज हम रिवीजन स्ट्रेटेजी लेके आए हैं इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। और रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे, और ज्यादातर बच्चे जिसमें गलती करते हैं उन क्वेश्चन को स्पेशली हाईलाइट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो पेपर 3 है हमारा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग, उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी जिसको आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और एक ही दिन में आपने उसको 2500 से ज्यादा व्यूज दिए, उसके लिए थैंक यू। और आगे इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम अब जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हो इकोनॉमिक्स और बीसीके की होगी। हमारा लास्ट पेपर है और हम अपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग का एग्जाम देके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास 1.5 डेज है, इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करें और अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले जो पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट्स 1 to 5 डिवाइडेड है। हम आज जो है वो यूनिट नंबर 2 के इस लेक्चर में दो टॉपिक की बात करेंगे, एक होगा डिमांड और दूसरा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दिस हम पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बात करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ में हम क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम 3 तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम टिक मार्क से समझेंगे, उनको हम टिक करेंगे, जो एक ही बार पढ़ के बच्चों को समझ में आ जाते हैं। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टार मार्क क्वेश्चन, जिसको बच्चों को एटलीस्ट 2 बार पढ़ के जाना है। एक बार तो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, एक बार आपको खुद से भी उनको जरूर देखना है। फिर हम पढ़ेंगे डबल स्टार क्वेश्चन, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन ड्राफ्ट करने की वो ऐसी होगी कि बच्चा कितना भी उसको पढ़ के आए उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहे। तो हम डबल स्टार क्वेश्चन पे भी अलग से ज्यादा फोकस करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में कोशिश की जाती है कि ये बच्चों से गलत हो, तो उनको अलग से डबल स्टार करके और एटलीस्ट उनको 2-3 बार पढ़ के जरूर जाएंगे। क्वेश्चन को कहां डाइवर्ट किया जाएगा इस पे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 होगी उसके अंदर हम पहले 2 चैप्टर्स की बात करेंगे आपके साथ। एक होगा डिमांड और दूसरा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो के साथ एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अनटिल अदरवाइज गलत कर सकते थे, मैक्सिमम बच्चे गलत कर सकते थे, क्योंकि उसमें पॉइंट इस तरीके से दिया जाता है कि बच्चों को उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोशिश रहेगी कि अब इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती होने के चांस ना के बराबर। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर डिमांड। तो हमें डिमांड के अंदर जो पढ़ना है ये हमारी यूनिट नंबर 2 है, और हम अभी 2 चैप्टर ले रहे हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड के अंदर आपको जो मेजर क्वेश्चन मिलते हैं वो ये आपकी लिस्ट बनी हुई है, इससे मिलेंगे आपको। इसमें सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। एक क्वेश्चन यहाँ से ड्राफ्ट होता है, इनकी वर्ड की डेप्थ को पकड़ के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट डिमांड। उसके बाद आते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। फिर हमारे पास 2 अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कहेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड और रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड का। जितने टॉपिक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सभी टॉपिक ऐसे जिससे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जहां से हमारे एमसीक्यू शुरू। हमारे पढ़ने का जो पैटर्न होगा इस लेक्चर में वो होगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर करने में, क्योंकि आंसर ऑप्शन 1 होगा, लेकिन हम साथ में भी डिस्कस करेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, और इसी के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर पाएंगे कम टाइम में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, ये मीनिंग ऑफ डिमांड। तो इसको शुरू करने से पहले हम डिमांड का एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। डिमांड क्या है? तो डिमांड एक लेमैन की भाषा में तो जो भी हम खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसको डिमांड कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को ब्रॉडली बताया गया है कि डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी। तो सबसे पहला वर्ड ध्यान रखना है डिमांड में, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी भी चीजें आपको स्क्रीन पे नंबरिंग में दी हुई हैं वो सभी कंपोजिट करके डिमांड को बनाते हैं। उसमें आगे लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और रिमेन्स अनचेंज। हम अदर थिंग्स को फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। तो पहला जो पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया डिमांड क्या है। तो पहले पॉइंट में लिखा है डिजायर्ड बैक बाय एबिलिटी।
तो पहला जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दिया हमें वो लिखा है डिजायर। तो डिजायर कभी भी डिमांड नहीं हो सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे, नीड कैन नेवर बी डिमांड, कि हमें बहुत सारी चीजों की नीड होती है, डजंट मीन कि वो सभी डिमांड में कन्वर्ट होते हैं। आगे है क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस। ये सी पॉइंट कहीं हद तक ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा पॉइंट है। पूरा पॉइंट नंबर 4 है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा ही कुछ हमने अभी अभी डेफिनेशन में भी टाइम वाली बात पढ़ी थी, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट नंबर सी जो है वो गलत तो नहीं है, पर पॉइंट नंबर 4 कंपैरेटिवली कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, इसको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमें क्लियर हो पाएंगे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड। जिस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है वो है क्वांटिटी डिमांड। जब भी जिस कमोडिटी के प्राइस की हम बात कर रहे हैं उसी की जब डिमांड कम होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम शेड्यूल को देखें तो हमने यहाँ पे पहले इनिशियल प्राइस को रखा है 20, प्राइस हुए 20 से 30 और फिर प्राइस हुए 20 से 10। तो जब प्राइस इंक्रीज हुए तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्वांटिटी 800 से 600 हो गई, और जैसे प्राइस डिक्रीज हुए हमारी क्वांटिटी 800 से 1000 हो गई। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नेगेटिव। अब ये है इंपॉर्टेंट डायग्राम जिससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और ये थोड़ा सा जब हम रीड करेंगे एग्जाम में तो हम गलत ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं प्राइस कम होने की, तो यहाँ पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी में एक्सपेंशन हो रहा है, जैसा अभी हमने शेड्यूल में देखा। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को एक्सपेंशन वर्ड लिख रहे हैं, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी। प्राइस कम होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन, लेकिन साथ में इसको क्या बोला जाता है? हम बोलेंगे इसको डाउनवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट कैसी हो रही है? डाउनवर्ड मूवमेंट। ए से लेके बी की तरफ हम डाउनवर्ड जा रहे हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब हम सभी को पता है एक्सपेंशन एक पॉजिटिव वर्ड को शो करता है कि इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कई बार इसको पूछा जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, तो हमें लगता है डिमांड कम हो रही है। तो हम ध्यान रखेंगे जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये प्राइस के कम होने की वजह से होगी, और इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड का। जब भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा हम उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड। ऐसे ही अगर रिवर्स पोर्शन की बात करें कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है, और इसको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। अब ध्यान देना, वर्ड तो लिखा है अपवर्ड, लेकिन क्वांटिटी हो रही है कम, 800 टू 600, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड में कमी आ गई, और उस कमी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इन वर्ड्स पे ध्यान देना इसलिए जरूरी कि क्वेश्चन बनता ही इन्हीं से है। नेक्स्ट, तो अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है। तो पहले लिखा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। अभी हमने बात की थी दो वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। इसके अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे वर्ड क्या कह रहे हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो पहला ऑप्शन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी मेंशन नहीं है, अदर फैक्टर है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा ये वाला जो पॉइंट है क्या है? अदर फैक्टर्स। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, मतलब ओन कमोडिटी। तो यहाँ पे क्या है? जिस चीज का प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड कम हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। तीसरा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, तो अदर वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आगे डिक्रीज इन द इनकम, ये सिर्फ डिमांड को चेंज करेगा, क्वांटिटी डिमांड को, या कॉन्ट्रैक्शन नहीं लाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a commodity, which one is it? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी के जो है वो अदर फैक्टर्स में होंगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूट का,
सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज और सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। अब हम जैसे हम कहें हम पेप्सी लेने गए और उसके प्राइस बढ़े हुए मिले तो हम उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कि उसके जैसा क्या मिल जाए। तो अब आपने कहा थम्स अप से हमारा काम चल जाएगा, तो हम प्राइस जो पेप्सी है उसके प्राइस बढ़ने से थम्स अप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग है, और हमने पढ़ा हुआ डिमांड कर कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एक्सेप्शन के अलावा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस हम किसकी बात कर रहे हैं, पेप्सी की, और डिमांड किसकी बात कर रहे हैं, थम्स अप की। तो दोनों चीजें अलग हैं, किसी और का प्राइस और किसी और की डिमांड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट और पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्वेश्चन में लिखा गया है इनमें से कौन सा एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट का जो एक की जगह दूसरे को यूज करें। तो पहला है टी एंड शुगर। तो टी के अंदर शुगर का यूज होता है, ये गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए ऑप्शन नहीं, क्यों नहीं है। फिर लिखा है टी एंड कॉफी। तो आप जानते हैं कि हम टी की जगह कई बार कॉफी को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कॉफी की जगह पे टी को, तो बी हमारा आंसर है। पेन एंड इंक, इंक जो है पेन के अंदर यूज होती है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और अगेन शर्ट एंड ट्राउजर, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसलिए हमारे आंसर्स नहीं है, हमारा आंसर है बी। In the case of straight line demand curve meeting two axes, the price elasticity of demand at the midpoint। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें डील करने जा रहे हैं, वो है पॉइंट इलास्टिसिटी। हम क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, पहले एक बार पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी एक लाइन जो है दोनों एक्सेस को टच करते हुए हम इस लाइन को बराबर 1 2 3 4 4 सेगमेंट पे बांटते हैं जिसपे 5 पॉइंट होंगे, और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये मेथड कहां यूज होगा, जहां पे प्राइस में जो चेंजेस हैं, चेंज इन प्राइस आर वेरी लो, चेंज इन प्राइसेस आर वेरी लो, मतलब प्राइस में जो चेंज है वो बहुत कम है, उस केस में हम पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इस पे हमारी जो 5 डिग्री है इलास्टिसिटी की वो मेंशन है ए से लेके बी तक, और जो मिड पॉइंट है वहां पे सेगमेंट दो बराबर भागों में बढ़ता है, तो दोनों का टोटल होता है 10 और ऊपर वाला टोटल भी होता है 10, तो हमारा आंसर आता है 1 विच इज यूनिटरी इलास्टिक। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर मीटिंग टू एक्सिस, तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो है वो दोनों एक्सिस को मीट कर रही है। उसके बाद पूछ रहा है मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट डी, और उस पे इलास्टिसिटी होगी हमारी 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, एंड आंसर इज बी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन। लॉ ऑफ डिमांड किन दो चीजों में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, तो हमने भी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के नीचे हमने लिखा था इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे ढूंढते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऑप्शन गलत है। प्राइस ऑफ ए गुड एंड डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट, ये भी ऑप्शन गलत है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये हमारा प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी डिमांड, ये हमारा ऑप्शन बी। ए आंसर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकम को मेंशन किया, तो ये भी आंसर नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज लो। आपको फैक्टर बताने जिनकी वजह से इलास्टिसिटी कम आती है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, तो आप साथ में मेरे साथ लिखेंगे कि हम इसको आंसर करने के लिए पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। जब तक हमें सारे आंसर नहीं, सारे ऑप्शन नहीं पता होंगे, सारे पॉइंट नहीं पता होंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे डिमांड में जो इलास्टिसिटी है उसमें को इफेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला है नेचर। नेचर के हिसाब से हमने कमोडिटी को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसरी गुड्स में क्या होता है, प्राइस में अगर आप ज्यादा चेंज भी करोगे तो डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, नेसेसरी, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। कंफर्ट क्या है, जो नेसेसरी और लग्जरी के बीच में आते हैं,
और कहीं ना कहीं इसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल है, इसलिए हम इसको आंसर बोलते हैं क्लोजर टू यूनिटरी और इलास्टिक। लग्जरी में क्या है, स्मॉलर चेंज इन प्राइस, अगर छोटा भी चेंज होगा प्राइस में तो डिमांड बहुत तेजी से कम होगी, और प्राइस छोटा भी चेंज होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे मोर इलास्टिक। तो ये हमारे पास हो गया नेचर ऑफ द कमोडिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिन प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जिनके सब्स्टिट्यूट कम होंगे उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। देखिए जो टॉपिक है हमने क्लास के दौरान तो बड़ा टाइम लगा के पढ़ा इनको, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो है तो हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट में रिवीजन करना है, हमारे पास 1.5 डेज है। तो आप कोशिश करेंगे जो पॉइंट है इनको अच्छे से पहले रीड कर लेंगे, फिर अगर जिसने बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो आराम से इनको कनेक्ट करके अपना रिवीजन कर पाएगा। तो मोर सब्स्टिट्यूट जिसके ज्यादा होंगे मोर इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक। आई होप ये आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्राइस लेवल। हमने प्राइस लेवल को 3 पार्ट में बांटा, हाई प्राइस गुड्स, मीडियम प्राइस गुड्स एंड लो प्राइस गुड्स। जो गुड्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जो उनको खरीद रहे हैं वो प्राइस को मेंशन नहीं कर रहे, उनको वो खरीदना है। तो अगर छोटा भी चेंज होगा प्राइस में या बड़ा भी चेंज होगा प्राइस में तो डिमांड उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लेस इलास्टिक। सेम इन केस ऑफ लो प्राइस गुड, बहुत सस्ते गुड्स उनमें प्राइस थोड़े ज्यादा भी होते हैं या कम भी होते हैं, उसमें भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, तो इसलिए लेस इलास्टिक। हमने इसमें एग्जांपल भी मेंशन किए हैं। उसके बाद है मीडियम प्राइस गुड्स। मीडियम प्राइस गुड्स में क्या है, अगर प्राइस में चेंज होगा तो आप उनके डिमांड में भी एडजस्टमेंट कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर है मोर इलास्टिक। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकम लेवल। जैसे हमने प्राइस लेवल को पढ़ा है बिल्कुल सेम होगा इनकम लेवल। वेरी हाई इनकम एंड वेरी लो इनकम, दोनों केस में डिमांड इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। और जो मिडिल इनकम पीपल है उनकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। अगर आप दोनों पॉइंट को देखें एक साथ तो दोनों में आंसर सेम है, वेरी हाई प्राइस गुड्स, वेरी लो प्राइस गुड्स, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ऐसे ही वेरी हाई इनकम एंड वेरी लो इनकम, दोनों केस में इन इलास्टिक। सेम मिडिल प्राइस गुड्स इलास्टिक, ऐसे ही मिडिल इनकम पीपल ग्रुप डिमांड इलास्टिक और मोर इलास्टिक। तो दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनसे कोई भी पॉइंट आए तो आप उसको आंसर कर पाए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। जब भी किसी चीज का प्राइस चेंज हो, अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है उस नए प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, तो उस केस में जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी, और अगर टाइम कम है तो डिमांड लेस इलास्टिक होगी। नेक्स्ट हैबिट। अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, तो प्राइस कितना भी चेंज हो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो आंसर होगा इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। और अगर नॉर्मल गुड्स है जिनके लिए हम हैबिचुअल नहीं है तो हम उनकी डिमांड में चेंज ला सकते हैं, तो आंसर इज इलास्टिक। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट यूजेस। जितने ज्यादा गुड्स के यूजेस होंगे उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर उनकी डिमांड को कम कर सकता है। इसमें हमने एग्जांपल लिखा है मिल्क। मिल्क को हम बहुत सारे पर्पस में यूज करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, कॉफी, और अगर और आगे चले तो कर्ड, बटर। तो इनके लिए जब यूज कर रहे हैं और प्राइस बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट यूजेस है उनको हम कम कर देंगे, और जो मोर इंपॉर्टेंट यूजेस है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इसका आंसर है डिफरेंट यूजेस में अगर आपके यूजेस ज्यादा है तो आंसर होगा मोर इलास्टिक, और अगर आपके यूजेस कम है तो आंसर होगा लेस इलास्टिक। तो ये सिंपल भी है कि मोर यूजेस मोर इलास्टिक, लेस यूजेस लेस इलास्टिक। अगर आप अपनी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं किसी गुड्स पे तो आंसर होगा मोर इलास्टिक, अगर कम करते हैं तो आंसर होगा लेस इलास्टिक। ये आपको शॉर्ट में आसान रहेगा, रादर आप बहुत ज्यादा इसको रट्टा लगाएं, आसान होगा आप इसको पढ़ें और सीधा आंसर टिक करें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हमने इस आंसर को करने के लिए पूरे फैक्टर्स पढ़ लिए, अब आगे जो भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आएगा हम इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। तो पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लो, का मतलब है यहाँ पे लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो अभी हमने बात की थी कुछ ऐसे क्वेश्चंस की कि जिनको ड्राफ्ट ऐसे किया जाता है कि बच्चों को कंफ्यूजन रहे, क्योंकि 3 चीजें पढ़ के आया, मोर इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और लेस इलास्टिक। 2 और पढ़ी जिसको आप कहते हैं जीरो और इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिख दिया लो। तो आप इसको स्टार क्वेश्चन मार्क कर लें कि बच्चे इसमें कई बार आंसर गलत करके आते हैं। लो का मतलब लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब ऐसा किस केस में होगा, वैरायटी ऑफ यूजेस मतलब डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस के केस में हमारा आंसर था मोर इलास्टिक। फिर लिखा था वेरी लो प्राइस, तो हमने वेरी लो प्राइस में पढ़ा था इन इलास्टिक, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो मोर होगी। नेक्स्ट चलते हैं हायर प्रोपोर्शन। जब आप ज्यादा इनकम खर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे तो उसका आंसर भी होगा मोर इलास्टिक। तो ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी, हमारे ए, सी और डी ऑप्शन नहीं है।
आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड इज स्मॉलर। हमारा परसेंटेज जो मेथड है उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड स्मॉलर है, लेट अस से 20% है, और पर ये वाला जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 40 है, तो 1/2 आंसर होगा 0.5 विच इज लेस इलास्टिक, लेस देन 1। आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, वैल्यू रख के भी अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, सभी इस क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क कर लें, और ये क्वेश्चन आपको पजल करने के लिए आया है और ज्यादा बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। सबसे पहले में एक चीज को फिक्स कर लेना है कि इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो पहले हमें डिग्री पे काम करना है कि इलास्टिसिटी की डिग्रीज कितनी है। तो हम सबसे पहले एक बार डिग्रीज को समझते हैं। इलास्टिसिटी की सबसे कम वैल्यू 0 है और सबसे ज्यादा वैल्यू इन्फिनिटी है। क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं हमने तो बहुत ज्यादा आंसर माइनस भी लगा हुआ देखा है, वो माइनस से प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए। इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो आप लीस्ट क्या कर सकते हैं कि आप उसकी डिमांड को 0 कर दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उस केस में जो आंसर होगा वो ईडी क्या आएगा हमारा 0, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ऐसे पूछा है इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। तो हमने इसको पढ़ने के लिए आपने इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के लिए। तो आप पहले तो इस क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क कर लें, आप एटलीस्ट उसको एग्जाम से पहले 2 बार जरूर पढ़ें। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं पहले वो देख लेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, अगर हम ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में हमारा हेडिंग है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसके अंदर हम 2 गुड्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है? जिनकी क्वालिटी थोड़ी हाई है और जब उनको लोग कब खरीदते, जब उनकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। और जब वो इनकी इनकम बढ़ रही होती है तो इंफीरियर गुड्स जिनकी क्वालिटी कम है उनकी डिमांड कम हो रही होती है। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स क्या है? जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है। किसकी वजह से? जब हमारे पास हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि इंफीरियर गुड्स को आप बोलते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसमें पूछा गया इंफीरियर गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी का कैसे रिलेशन, तो आप आंसर क्या देंगे? नेगेटिव। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ हम नेगेटिव जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं? सिर्फ रिलेशन को। इसने पूछा है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये आंसर नेगेटिव होगा। लेकिन ये नेगेटिव सिर्फ किसको दिखा रहा है? रिलेशन को। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नेगेटिव इलास्टिसिटी तो नहीं हो सकती। तो मैंने इसके सामने मेंशन कर दिया किसको स्पेसिफाई करके बोला जा रहा है? रिलेशन को। अब आते हैं, आप इस पे भी डबल स्टार मार्क करो हम, और इसके जैसे कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे। और मैं बता दूं इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम दे के आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था और पजल करने के लिए आया था। इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है? इसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट होगा एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिसिटी निकालने के लिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आपको क्वेश्चन जरूर और जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो हमें आंसर की एक्यूरेसी तो नहीं देगा, मतलब आंसर 1.25, 1.67 ऐसे तो नहीं बताएगा, लेकिन ये उसकी रेंज बता देगा कि आंसर मोर की तरफ ज्यादा है या लेस की तरफ ज्यादा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पुराने डॉक्टर पहले हाथ पकड़ के बता देते थे कि बीमारी है, बुखार है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते थे कि हमारा जो डिग्री है, टेम्परेचर है वो कितना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल पुराने डॉक्टर की तरह है कि वो मोमेंट से बता देगा कि आपको जो इलास्टिसिटी है वो क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो नो डाउट क्वांटिटी बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम कर रहा होगा। लेकिन प्राइस कम होने से यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो रहा है। तो हमें जो मोमेंट है वो किन की चेक करनी है? सिर्फ प्राइस की और एक्सपेंडिचर की। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्वांटिटी तो कम हो रही होगी। तो प्राइस कम होने से यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो हम बोलेंगे इन पे जो डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड
एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस इलास्टिक। वैसे ही अगर प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने से खर्चा बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या है, जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। और इस केस में हमारा आंसर होगा मोर इलास्टिक, जो हमने लिखा हुआ है मोर इलास्टिक। और अगर प्राइस में चेंज की वजह से खर्चे पे कोई चेंज ना आए तो आपका आंसर होगा इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। एक्सपेंडिचर मेथड जीरो और इंफिनिटी की बात नहीं करता है। तो ये 3 पार्ट में आपको पूछा जाएगा। आपको पहले जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी उससे आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा केस है, मतलब लेस इलास्टिक वाला है, मोर वाला है या यूनिटरी वाला है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है डायरेक्शन पे सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन और रिमेन्स सेम, बस इन पे आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इनइलास्टिक, तो पहला तो उन्होंने आपको केस बता दी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इनइलास्टिक। और हमने अभी भी पढ़ा था इनइलास्टिक के केस में जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, सेम। तो हमने यहां पे लिखा जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन। इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड। कह रहा है जी अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ रहा है और हमें डायरेक्शन कैसी चाहिए, सेम। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आंसर भी क्या होगा, इंक्रीज। एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो आई होप ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क जरूर करेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। अभी हम इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन करें। आगे लिखा है इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड रिमेन्स अनचेंज। कह रहे जी प्राइस में अगर कोई चीज ना हो, अब प्राइस में कितना भी चेंज हो, मतलब प्राइस कितना भी बढ़े और कितना भी कम हो, कह रहा है क्वांटिटी डिमांड में कोई चीज ना हो। अब ऐसा कब हो सकता है कि आप कितना भी प्राइस बढ़ाओ कितना भी प्राइस कम करो। ऐसा होता है जब हम लाइफ सेविंग मेडिसिन या लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लाइफ बचाने के लिए बहुत जरूरी है, उसमें आप प्राइस बढ़ाइए या घटाइए उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे केस में जो आंसर होगा वो होगा हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब नो चेंज इन डिमांड। और इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। अब पहले हम इसको डायग्राम वाइज समझेंगे कि इसका डायग्राम क्या है। तो डिग्रीज में हमारे पास टोटल 5 डिग्री हैं, जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब प्राइस बढ़ाओगे या आप प्राइस को कम करोगे, प्राइस को आप इंक्रीज भी कर रहे हैं, प्राइस को आप डिक्रीज भी कर रहे हैं, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसको आप बोल रहे हैं कैसे गुड्स होते हैं, लाइफ सेविंग गुड्स होते हैं ये। और इसका जो कर्व होता है डिमांड कर्व वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और आगे ये किस शेप में है, इसका है वर्टिकल, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने तीनों चीज इसलिए लिखी है कि ऑप्शन में कुछ भी चीज वो पूछ सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा गया है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से पूछा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोक टू। अब अगर प्राइस बढ़ेंगे किसके, पेप्सी के, तो कोक क्या है, कोक इसका सब्स्टिट्यूट है। और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो इससे जो डिमांड कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो यहां पे शिफ्टिंग कैसी होगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। अब एक बार हम सारे ना फैक्टर्स पढ़ेंगे डिमांड के, उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम चलते हैं डिमांड के फैक्टर्स पे। डिमांड के फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, वर्ड पे याद रखना, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। आगे बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का रिलेशन डायरेक्ट और पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री का इनडायरेक्ट और नेगेटिव। फिर चलेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या होगा, अगर नॉर्मल गुड्स होंगे और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी, और इंफीरियर गुड्स होंगे इनकम बढ़ेगी तो जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे फैक्टर पे एक्सपेक्टेशन। अगर हमें लगता है फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है, करंट में हम उसको ज्यादा खरीदेंगे, और अगर हमें लगता है कोई चीज सस्ते होने वाली है तो हम उसकी करंट में डिमांड कम कर देंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर हमारा किसी चीज को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोडक्ट को लेकर फेवरेबल है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर हम किसी चीज को डिसलाइक करें तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। पूछ रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर है, तो अभी हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी है और रिलेटेड गुड्स भी है। एक ही है जो नहीं है वो है क्वांटिटी सप्लाई, इसलिए हमारा आंसर पूछा है एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, ए। ऑप्शन है सॉरी बी।
आगे पॉइंट आ गया जो हमने हाईलाइट किया था अभी कि हमें क्वेश्चन को कहां से समझाया जाता है, बोला गया मोमेंट अलोंग दी डिमांड। अब आप इस क्वेश्चन पे सिंगल स्टार मार्क कर लें क्योंकि आप मोमेंट से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। मूवमेंट कब होगी, अभी हमने डिमांड वाले टॉपिक में जब डायग्राम पढ़ा था तो हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की बात हमने की, जिसको हमने बोला डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन, अपवर्ड मूवमेंट मतलब कॉन्स्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन ने, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब यहाँ पे किसको दिखा रहा है, अब यहाँ पे मूवमेंट तो बोला है लेकिन राइट मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं बोला है। तो जब मैं कह रहा हूं मूवमेंट बोला है तो दोनों की बात हो रही है, और जब दोनों की बात हो रही है तो ये किसको दिखाएगा, जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तो वर्ड आएगा चेंज। अगर ये वर्ड अपवर्ड बोलता तो हम समझ जाते कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर डाउनवर्ड बोलता हम समझ जाते एक्सपेंशन की बात कर रहा है, पर इसने खाली मूवमेंट बोला है तो हमने बोला है दोनों की बात करो, दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे, चेंज। और ये चेंज किसका शो कर रहा है, तो अभी हमारे डायग्राम में यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। याद रखना प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड, बाकी जो फैक्टर है उनकी वजह से जो चेंज है उसको बोलेंगे ओनली डिमांड। तो यहाँ पे अलग से नजर आ रहा है, इसमें डिमांड के साथ क्वांटिटी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी है। आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जाएंगे आपको सीधा अपना आंसर टू द पॉइंट दिखेगा, अदरवाइज हम उसमें पजल होंगे। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप। अब प्राइस जो है पेप्सी के डिक्रीज हो रहे हैं, तो पहले देखते हैं दोनों गुड्स का क्या रिलेशन है। कोक एंड 7 अप क्या है, कोक एंड 7 अप इन दोनों के सब्स्टिट्यूट हैं। अब अगर एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूट में रिलेशन होता है डायरेक्ट और पॉजिटिव। अगर एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो दोनों की डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसा लिखा हुआ है डिमांड फॉर कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, तो सीधा हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो ये ना डायरेक्ट मैंने अभी बताया था, हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगी जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, एक स्टार मार्क क्वेश्चन होगी जिसमें आप एक वर्ड से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक डबल स्टार क्वेश्चन होंगे जहां पे क्वेश्चन का इंटेंशन ही होगा आपसे गलती कराना। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा और कंप्लीट। नेक्स्ट, इफ अ गुड इज लग्जरी, अगर गुड्स कैसे हैं, लग्जरी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। लग्जरी गुड्स में अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा। ऐसा हमने अभी फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, जब हमने 3 पार्ट में इसको बांटा था। कौन कौन से थे वो, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। और लग्जरी में हमने ऑप्शन क्या लिखा था, यहाँ पे देखें, लग्जरी में हमने क्या लिखा था, मोर इलास्टिक। तो हमारा आंसर होगा मोर इलास्टिक, और मोर क्या होगा, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी। तो अगेन ये कैसा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई स्टार की जरूरत नहीं है। इफ प्राइस ऑफ हॉट डॉग इंक्रीजेस बाय 20%, क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग डिमांडेड फॉल बाय 25। तो हमारे फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, डेनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया न्यूमरेटर में और ये हो गया डेनोमिनेटर में। तो क्वांटिटी डिमांड में 25% और ये हो गया 22%। तो नजर आ रहा है आंसर जो है वो एक से ज्यादा आएगा, और एक से ज्यादा वाले को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक। अगर यहाँ पे इसके ऑप्शन की जगह मोर इलास्टिक भी लिखा होता तो भी हमारा ऑप्शन वही होता। यहाँ पे इलास्टिक लिखा है तो मारने इलास्टिक और मोर इलास्टिक। आगे लिखा है द क्वांटिटी डिमांड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5% व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस बाय 20%। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज। अब आपको आंसर निकालना है कौन सा वाला, क्रॉस, मतलब प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी और की। इसके लिए हम अगेन चलते हैं अपने फैक्टर्स पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी रखी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और क्रॉस 2 चीजों पे होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट पे और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्या होगा, प्राइस किसी और का चेंज हो रहा होगा और डिमांड में चेंज कहीं और आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे जो शेडेड है इससे नजर आ रहा है कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है, पेप्सी के प्राइस चेंज हो रहे हैं, प्राइस 20 से 22 हो रहे हैं, लेकिन इसके प्राइस बढ़ने का एडवांटेज थम्स अप को मिल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो महंगा हो रहा है। लेकिन पेप्सी की खुद की डिमांड कम होगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। एक का प्राइस बढ़ने से अगर दूसरे की डिमांड में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी लगने जा रही है, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, आप प्राइस और क्वांटिटी किसकी है, यहाँ पे देखें, प्राइस ऑफ पेप्सी अपॉन क्वांटिटी फॉर थम्स अप एंड वाइसी वर्सा। मतलब आप एक का प्राइस की बात कर रहे हो, दूसरे की क्वांटिटी की। तो प्राइस ले रहे हैं हम किसके लिए, पेप्सी के लिए, और क्वांटिटी ले रहे हैं हम थम्स अप के लिए। हमने यहाँ पे देखा प्राइस है 20, तो हमने ऑप्शन में रखा अपने फॉर्मूले में 20। क्वांटिटी जो है वो थम्स अप की 500, ये लिखा 500। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी थी 100, हमने लिखा 100, और चेंज इन प्राइस जो हुआ है वो 20 से 22, वो है 2। हमारा जो आंसर आया वो 2, हम बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड।
हम इसको क्रॉस वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपस में क्रॉस हो रहे हैं, मतलब एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड। तो पूछा गया क्वांटिटी डिमांड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%, तो यहाँ पे हो गया चेंज, परसेंटेज चेंज किसमें हो गया? डिमांड में। और फिर क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज बाय 20%, तो पूछ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे डिमांड वाला पोर्शन कहाँ पे आने वाला है? न्यूमरेटर में, और प्राइस वाला जो चेंज है वो आने वाला है डिनोमिनेटर में। इसको बोलेंगे 1/4 विच इज 0.25, और हमने बताया था इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपको हमेशा कंफ्यूज करने को दिया होगा। आप इस पे स्टार क्वेश्चन मार्क करें, इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये हमारा आंसर मजबूरी में लिखना पड़ता हमें, और ये जो माइनस है वो ब्रैकेट में शो होता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर तभी होगा जब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी है कि आंसर हमारा 0.25 है। क्वेश्चन पे स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। गिवन दी फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटी है, विच वन रिजल्ट इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इस पे लगाएं फटाफट से डबल स्टार। ये अगेन एक्सपेंडिचर वाला मेथड आगे इलास्टिसिटी का। एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेथड है, उसमें बच्चों से गलती ज्यादा होगी। फिर से इस क्वेश्चन को मेथड से कनेक्ट करेंगे। विच वन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कह रहे हैं जी खर्चा कब बढ़ेगा। अब खर्चे बढ़ने के लिए हमने अपने पास अभी जब इलास्टिसिटी पढ़ी तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया था। तो यहाँ पे खर्चा कब कब बढ़ेगा इसको जरा देखते हैं। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, तो यूनिटरी वाले केस में तो एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक में क्या होगा? इलास्टिक का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और यहाँ पे लिखा है प्राइस राइज, तो यहाँ पे प्राइस राइज लिखा है और यहाँ पे भी इंक्रीज की बात कर रहा है। तो ये तो आपके पास क्या हो रहा है? एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये तो सेम डायरेक्शन होगी। सेम डायरेक्शन में इलास्टिक नहीं होता, इनइलास्टिक होता है। ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया? कौन सी डायरेक्शन हो गई? सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइस फॉल, यहाँ पे लिखा है प्राइस फॉल, और यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज। ये भी जो डायरेक्शन है इन दोनों की वो क्या हो रही है? ऑपोजिट, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब सेम डायरेक्शन, और प्राइस क्या हो रहे हैं? राइज। अब प्राइस भी राइज हो रहे हैं और इधर से खर्चा भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो डायरेक्शन कैसी हो गई हमारी? सेम। और इनइलास्टिक में भी हमने पढ़ा था डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। हम एक बार और इसको देख लें, हमने पढ़ा था इनइलास्टिक में डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप कह सकते हैं 101% ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर और जरूर मिलेगा। अभी हम ये वाला क्वेश्चन सप्लाई अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी होल्ड पे डालते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Which of the following is an incorrect statement? When goods are substituted, a fall in the price of one leads to fall in the quantity demand of its substitute. क्वेश्चन पे सिंगल स्टार मार्क करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट का मतलब आपको इनमें से 4 में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आप पढ़ रहे हैं When goods are substituted, fall in price of one, अगर एक के प्राइस में क्या होगा? कमी होगी। Leads to fall in quantity demand of a substitute, तो एक का प्राइस कम हो रहा है दूसरे की डिमांड, तो सब्स्टिट्यूट में रिलेशन होता है डायरेक्ट पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं, क्योंकि आंसर पूछा है इनकरेक्ट। व्हेन कम्युनिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर रिलेशन नेगेटिव है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर नहीं है। एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो? बढ़ जाए। डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज, तो यहाँ पे इस वर्ड से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ऑलवेज नहीं होता, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड कम होगी, क्योंकि इनमें रिलेशन होता है नेगेटिव, इसमें होता है पॉजिटिव। ये बात गलत लिखी है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो गया है। नेक्स्ट, अब हम इससे जो आगे का पोर्शन है जो हमने अभी पढ़ा है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आर्क मेथड, पॉइंट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड हमने कवर कर लिया है। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने जो भी अभी क्वेश्चन किए, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमें क्या क्या दिक्कत आई है। और अगर आपको कोई पार्ट ऐसा लगा हो कि जो आपको पहले क्लियर नहीं था, क्लियर हो गया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, तब तक आप इसके लिए अपना रिवीजन करें।